स्टूडेंट, मैं वरुण सिंह क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट का फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तो एसिड बेस सॉल्ट, दिस इज चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 है आपका। हम लोग पढ़ेंगे आपके चैप्टर का फिफ्थ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले एसिड क्या है इसके बारे में जानेंगे। एसिड सबसे पहला है एसिड। तो एसिड क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एसिड वे पदार्थ हैं जो खाने में खट्टे लगते हैं। तो बहुत सारे चीज जहां भी हम जाते हैं, चाहे वो इमली हो, दही हो, ऑरेंज हो, कच्चा मैंगो हो, ये सब हम खाते हैं। तो ये सब हमें खाने में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल में, जैसे ये एसिड बेस सॉल्ट। तो एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले कि एसिड बेस एंड सॉल्ट दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल। ये 3 इंपॉर्टेंट क्लास हैं केमिकल्स के। केमिकल के 3 इंपॉर्टेंट क्लास में दीज केमिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये केमिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसिड कहां? ये हमारे स्टोमैक में बनता है। these are formed in our stomach। ये एसिड हमारे पेट में भी बनता है, जिसको हम खासकर मिनरल एसिड HCl कहते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। तो एसिड्स आर फॉर्म्ड इन आवर स्टोमक। बेस क्या है? बेस इज फाउंड इन बेकिंग सोडा, जो पावरोटी वगैरह बनता है, बेकिंग सोडा। एंड सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग घर में खाना खाने के लिए यूज करते हैं, ये हो गया कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट ये खाने वाला नमक हो गया आपका। खाने वाला नमक मतलब एडिबल सॉल्ट इसको कहते हैं, एडिबल सॉल्ट। तो दीज आर एडिबल सॉल्ट। ये हमारे एडिबल सॉल्ट है। इसका फार्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो जानकारी है वो हम एसिड्स का लेंगे। एसिड बेस और सॉल्ट ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन आवर नेचर। ये सब इंडस्ट्री में भी बनाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो मेड इन द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस, कोई चीज एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे। जब भी कोई वस्तु एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें जिस चीज का यूज करना है उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस है जो बताता है कि वो पदार्थ एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। सब्सटेंस इज एसिड, बेस और सॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय इंडिकेटर। तो पहले इंडिकेटर्स के बारे में, व्हाट आर इंडिकेटर्स? यहां पर इन ऑर्डर टू फाइंड whether substance is acid, base or salt, we need indicator. In order to find whether substance is acid, base or salt, we need indicator. What is an indicator? Indicator क्या है? तो इंडिकेटर यहां पर एक चीज है, इंडिकेटर। What do you mean by indicator? तो इंडिकेटर These are a special type of chemical. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स हैं। These are a special type of chemical. ये एक केमिकल के स्पेशल टाइप है और which are used to test whether a substance is एसिड और बेस। खासकर एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग इंडिकेटर जैसे केमिकल का प्रयोग करते हैं।
तो इंडिकेटर चेंज देयर व्हाट हाउ डज इंडिकेटर हेल्प्स टू फाइंड वेदर द सब्सटेंस इज एसिड बेस और सॉल्ट। कैसे इंडिकेटर जो है ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो इंडिकेटर जो है अपने कलर को चेंज कर देता है। क्या करता है इंडिकेटर चेंज देयर कलर। इंडिकेटर क्या करते हैं, चेंज करते हैं कलर when added to the solution, when they are added to the solution of एसिड और बेस। जब उन्हें एसिड बेस सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो वो अपने कलर को चेंज करते हैं और कलर को चेंज करने वाले को इंडिकेटर कहते हैं। वी से दैट थिंग इंडिकेटर एंड इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर इन एसिड एंड बेस। इंडिकेटर को हिंदी में हम लोग सूचक कहते हैं और सूचक अपने रंग को एसिड और बेस में डालने के बाद बदल लेते हैं। तो ये थे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। तो अब हम लोग इंडिकेटर्स के एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं आप। इंडिकेटर इट इज अ डाई। ये एक रंजक है, डाई दैट चेंज color when added to acid or base। when added to acid और बेस, जब उसे एसिड और बेस में डाला जाता है तो वो अपने कलर को चेंज कर देते हैं। इंडिकेटर्स गिव, नोट पॉइंट में, इंडिकेटर्स gives different color with acid and base। इंडिकेटर अलग अलग कलर देते हैं एसिड और बेस के साथ। इंडिकेटर टेल्स whether the substance is acid or base। इंडिकेटर ये भी बताता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो एसिड बेस इंडिकेटर को कैटेगराइज किया गया है एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में चलेंगे हम। तो एसिड बेस इंडिकेटर ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। एक क्या हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा हो गया आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, दो तरह के इंडिकेटर आपके पास है। तो नेचुरल इंडिकेटर में चलेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर में पहला है आपका लिटमस। नेचुरल इंडिकेटर के केस में पहला हो गया आपका लिटमस, ये मार्केट वगैरह में मिल जाएगा। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर के रूप में चलेंगे तो चाइना रोज गुड़हल, मतलब ये फूल है। और तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर यहां लिखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये टर्मरिक है। टर्मरिक मीन्स हल्दी। टर्मरिक ये हल्दी हो गया, ये लिटमस हो गया जो लाइकन से मिलता है, चाइना रोज गुड़हल का फूल हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनॉल थैलीन, ये हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर को कितने वर्ग में कैटेगराइज किए हैं? वी हैव कैटेगराइज एसिड बेस इंडिकेटर इनटू टू पार्ट्स। एक है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। तो नेचुरल इंडिकेटर में हो गया लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक, ये सब नेचुरल इंडिकेटर हैं। और सिंथेटिक में चलते हैं तो फिनोल्फथलीन जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो एसिड बेस इंडिकेटर एक नेचुरल हो गया, एक सिंथेटिक हो गया। तो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की अभी चर्चा करेंगे।
कि नेचुरल इंडिकेटर का क्या काम है, नेचुरल इंडिकेटर कैसे एसिड बेस में अपना कलर चेंज करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाउ डज नेचुरल इंडिकेटर वर्क। तो नेचुरल इंडिकेटर की 3 कैटेगरीज कौन कौन है? इनके 3 कैटेगरीज हैं आपके लिटमस नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा है आपका टर्मरिक, तीसरा है चाइना रोज। तो सबसे पहले वाले पर हम लोग लिटमस पर विचार करेंगे। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर, यहां पर हेडिंग नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला हो गया आपका लिटमस। एक हो गया लिटमस। लिटमस इज योर नेचुरल इंडिकेटर। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड एल्गी। ये किस तरह के प्लांट से लिया गया है? तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट ऑफ टाइप, इट इज extracted from the type of plant, from the type of plant called lichens। ये एक्सट्रैक्ट हुआ है प्लांट के टाइप से जिसका नाम है लिकेन। लिकेन आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग सिम्बायोसिस में पढ़े थे कि एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन है। एल्गी प्लस फंजाई, ये दोनों साथ में, ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है, दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। तो लाइकेन से ही लिटमस का निकालना होता है। व्हेन लिटमस सोल्यूशन, ये लिटमस सोल्यूशन की बात करें, लाइकेन जो है, लाइकेन एक तरह से प्लांट है और ये प्लांट जो है, ये लाइकेन एल्गी और फंजी का कॉम्बिनेशन है, इससे निकलता है लिटमस। तो लिटमस क्या करते हैं कि लिटमस जो होते हैं, जब वो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक होते हैं तो इनका रंग जो होता है पर्पल कलर होता है। तो यहां पर when litmus solution is neither acidic, litmus solution is neither acidic nor basic, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, then it looks purple in color, purple in color, it looks purple in color, ये पर्पल कलर का दिखता है। जब लिटमस पेपर ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है तो ये पर्पल कलर का आपको दिखाई देगा, पर्पल कलर। तो when litmus is neither acidic nor basic, it looks purple in color. Litmus is added to acid solution, it turns red. When litmus is added to acid solution, when litmus is added to acid solution, it turns red, ये लाल में बदल जाता है, it turns red. When litmus is, it turns red, ये रेड कलर में बदल जाता है। जब लिटमस को हम लोग एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर में हो जाता है। एंड व्हेन लिटमस इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, देखिए यहां पर एक बात है कि व्हेन लिटमस को जब लिटमस इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, it turns ब्लू। जब बेसिक सॉल्यूशन में जाता है तो उसका कैसा हो जाता है रंग, उसका रंग ब्लू हो जाता है। इट इज ए मार्क यू हैव टू नोट इट कि जब लिटमस एडेड टू एसिड सॉल्यूशन, ये लाल में चेंज कर जाता है। व्हेन लिटमस इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, इट टर्न्स ब्लू, ये ब्लू में बदल जाता है, तब ये ब्लू में बदल जाता है। अब
नेचुरल कलर इज पर्पल। नेचुरल कलर ऑफ लिटमस क्या बताया हमने कि नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। अब लिटमस सोल्यूशन कैन बी यूज टू फॉर्म, लिटमस को सबसे पहले कि जब एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, जब इसको बेस में डालेंगे तो उसका रंग ब्लू हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस का रंग ब्लू हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का रंग लाल हो जाता है। तो दीज आर द कलर चेंजेस इन नेचुरल इंडिकेटर लिटमस। ये कलर चेंज थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के साथ। लिटमस इसी तरह से रंग अपना बदलता है। लिटमस चेंजेस their color this way। लिटमस इसी तरह से अपना रंग जो है, अपना कलर जो है वो बदलता रहता है इन दिस टाइप। अब लिटमस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर मान लीजिए कि लिटमस पर अगर हम किसी एसिड सॉल्यूशन को डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, रेड, अगर रेड हो जाएगा। अगर लिटमस पर अगर हम बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे रेड लिटमस पर तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो लिटमस दो तरह का होता है, एक रेड लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस होता है। तो लिटमस इज ऑफ टू टाइप। लिटमस इज ऑफ टू टाइप। लिटमस दो तरह के होते हैं। टू टाइप में पहला होता है, एक आपका रेड लिटमस होता है और दूसरा होता है आपका ब्लू लिटमस। तो फर्स्ट इज योर, पहला होता है रेड लिटमस और दूसरा होता है आपका ब्लू लिटमस। सेकेंड इज ब्लू लिटमस। दिस इज ब्लू लिटमस। एक रेड लिटमस होता है और दूसरा हो जाता है ब्लू लिटमस। तो रेड लिटमस क्या है, रेड लिटमस में अगर हम प्लस बेस डालते हैं तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। मतलब रेड लिटमस में क्या डाला जा रहा है बच्चों, यहां पर बेस डाल दिए, बेस। तो टर्न क्या हो गया, ये टर्न किसमें कर रहा है, रेड लिटमस प्लस बेस इज इक्वल टू ब्लू। अब ब्लू लिटमस प्लस एसिड इज इक्वल टू रेड। ब्लू लिटमस के साथ एसिड डालेंगे तो वो क्या में बदल जा रहा है, एसिड में बदल जा रहा है। तो दिस इज व्हाट चेंजेस विद एसिड एंड बेस आवर लिटमस पेपर इज डूइंग। लिटमस पेपर हमारा एसिड बेस के साथ क्या चेंज कर रहा है वो हम देख रहे हैं। तो हमारे पास दूसरा इंडिकेटर्स है, वो है चाइना रोज इंडिकेटर्स। तो लिटमस इंडिकेटर्स किसके किसके साथ आपको रेड लिटमस से ब्लू लिटमस कन्वर्ट कर जाएगा, तो एसिड के साथ। तो एसिड में क्या क्या डालिएगा आप, एसिड में आप डालिएगा लेमन जूस डालिएगा, ऑरेंज जूस डालिएगा, टार्ट्रिक एसिड टार्मिन डालिएगा, टार्मिन से बनता है टार्ट्रिक एसिड। तो ये सब जितने भी और एसिड डालते हैं आप, तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड लिटमस। अब यहां पर चाइना रोज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। चाइना रोज इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। चाइना रोज सेकेंड पॉइंट है आपका, चाइना रोज इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। चाइना रोज एक अलग टाइप का नेचुरल इंडिकेटर्स है। चाइना रोज इंडिकेटर इज लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। इट इज लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। ये जो होता है हल्का गुलाबी कलर्ड सॉल्यूशन होता है। इट इज लाइट पिंक, it is light pink. China rose is light pink colored solution. It is light pink color solution. ये लाइट पिंक कलर सॉल्यूशन है, लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन है, गुलाबी। तो चाइना रोज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर्स। ये क्या करता है, चाइना रोज extracted from the red flower of China rose. This is extracted
extracted from the red color, it is extracted from the red flower of China rose. It is extracted from the red flower of China rose. Red flower of China rose. चाइना रोज के फ्लावर से ये निकाला जाता है. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड फ्लावर ऑफ चाइना रोज. प्लांट विथ वाटर, चाइना रोज के फ्लावर के साथ वाटर डाल के इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एसिड के साथ कैसा होता है? एसिड के साथ रिएक्शन, एसिड क्या करता है? एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर इनटू पिंक. चाइना रोज इंडिकेटर इनटू ये इसको पिंक में बदल देता है. एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर इनटू पिंक. एसिड चाइना रोज इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है. तो व्हाट एसिड डज? एसिड चाइना रोज इंडिकेटर को गुलाबी करता है. Acid turns China rose indicator into pink. Base turns China rose indicator green. Base turns China rose indicator into green. बेस चाइना रोज इंडिकेटर को हरा कन्वर्ट कर देता है. यू शुड नो कि बेस जो है वो चाइना रोज इंडिकेटर को हरा कर देता है. अब एक और अलग इंडिकेटर है. हम लोग एसिड बेस को जांच करने के लिए इस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं ताकि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं. और एक और नेचुरल इंडिकेटर जो सबके घरों में मौजूद है वो है टर्मरिक. टर्मरिक मीन्स हल्दी का पाउडर. हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर. तो इस हल्दी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. टर्मरिक थर्ड नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक. Turmeric is another indicator. It is bright yellow color. It is bright yellow color. ये ब्राइट येलो कलर का होता है. इट इज ब्राइट येलो कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये प्लांट से निकलता है. टर्मरिक का निकलना होता है प्लांट से. ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. टर्मरिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? टर्मरिक इन हिंदी we call it हल्दी. इसको हम लोग हल्दी कहते हैं. टर्मरिक को हिंदी में हल्दी कहा जाता है. we call it हल्दी. टर्मरिक कंटेन येलो डाई. टर्मरिक में डाई किस तरह का होता है? टर्मरिक कंटेन येलो वर्णक होता है. कंटेन येलो डाई. टर्मरिक में येलो डाई होते हैं. टर्मरिक हैज येलो डाई. टर्मरिक कंटेन येलो डाई. अच्छा, टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. हल्दी देखिए, टर्मरिक टर्न्स ये रेड टू रेड. टर्मरिक क्या चाहिए बदल गया? रेड. लेकिन यहां किसके प्रेजेंस में? टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. टर्मरिक में अगर बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया जाए
तो ये क्या में बदल जाएगा, इसका कलर हो जाएगा रेड कलर, रेड कलर। टर्मरिक लगा हुआ कपड़ा में थोड़ा सा साबुन डाल देंगे, साबुन इज ऑल्सो बेस है, तो वो भी रेड कलर हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि बाबा गए धोती पहन के तो उसमें हल्दी लगा होता था, उसमें अगर साबुन से धोइएगा तो थोड़ा सा लाल उसमें आ जाता है। तो साबुन क्या है, बेस है। तो बेसिक सॉल्यूशन के साथ हल्दी कैसा बिहेव करता है, तो बेसिक सॉल्यूशन को वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। इट टर्न्स रेड टू बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन को वो रेड कर देता है। वेयर एज एडिंग एसिड सॉल्यूशन, अगर टर्मरिक के साथ एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, टर्मरिक प्लस एसिड सॉल्यूशन, नो चेंज। टर्मरिक मरिक प्लस बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, टर्मरिक प्लस बेसिक सॉल्यूशन, नो चेंज इन कलर। इसमें कलर में नो चेंज इन कलर, ये कलर में कोई बदलाव नहीं दिखाता है। टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन के साथ कोई बदलाव नहीं दिखाता है, वेयर एज नो चेंज इन कलर। अब चलते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स के पास। वी हैव 3 नेचुरल इंडिकेटर्स, पहला जो लिटमस और दूसरा जो है चाइना रोज और थर्ड वाज योर टर्मरिक। ये तीनों हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे और एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसका नाम है फिनोल्फथैलीन, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स पर हम लोग चलेंगे, व्हाट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड हाउ डज दिस फिनोल्फथैलीन वर्क्स इन एसिड एज वेल एज इन बेस, कैसे ये फिनोल्फथैलीन एसिड और बेस के साथ अपना काम करता है। सो गो थ्रू द सिंथेटिक इंडिकेटर। अब चलते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग चलेंगे फिनोल्फथैलीन पर। ये फिनॉल, सिंथेटिक इंडिकेटर फिनॉल, फिनॉल फिनोल्फथैलीन, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एक फिनोल्फथैलीन है जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। इज कलर्ड इन एसिड सॉल्यूशन, इट इज इंडिकेटर इज कलर्ड इन एसिड सॉल्यूशन, गिव पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। it gives pink color in basic solution। बेसिक सॉल्यूशन के साथ इसका कैसा कलर होता है, बेसिक कलर के साथ इसका जो होता है वो पिंक कलर होता है। और फिनोल्फथैलीन इज कलरलेस, इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिड वाले सॉल्यूशन में, जैसे कि मान लीजिए टार्ट्रिक एसिड डाल दिए, साइट्रिक एसिड डाल दिए, अगर इसके साथ उसका रिएक्शन कराएंगे तो उसमें कलरलेस हो जाएगा ये एसिड। और बेस को सॉल्यूशन जैसे डालेंगे, जैसे साबुन हो गया, चाहे कोई भी बेस हो गया, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोई भी बेस इसके साथ मिलाएंगे तो उसका कलर जो होगा पिंक आएगा बेसिक सॉल्यूशन के साथ। द फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर्स कैरी आउट if neutralization reaction is carried out, neutralization reaction is carried out, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैरी कर रहे हैं, that is reaction with acid and base, reaction with acid and base। तो चूंकि देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस न्यूट्रल हो जाते हैं तो वहां पर कोई कलर नहीं होता है, तो फिनोल्फथैलीन विल नॉट गिव्स कलर। सॉल्यूशन विद बेस इट गिव्स पिंक, और जो न्यूट्रल है तो उसके साथ कोई चेंज नहीं करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, द सॉल्यूशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, द solution of basic solution it gives, ये कैसा देता है, पिंक कलर। एसिड बेस दोनों लिए हुए हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसा मिल रहा है, हमारा पिंक कलर मिल रहा है, पिंक बाय फिनोल्फथैलीन। देन सॉल्यूशन विल चेंज टू फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। आफ्टर दैट
after that it will turn to colorless। देखिए turn to colorless। यह बात क्या है कि एसिड बेस का सॉल्यूशन लिए हैं तो आप जान रहे हैं कि एसिड सॉल्यूशन में तो ऐसा ही फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है, लेकिन जो भी फिनोप्थेलिन पर कलर आया पिंक वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ था, लेकिन जैसे वो रिएक्ट कर गया सॉल्ट बन गया तो उसका एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टी खत्म हो गया, तो फिर ये फिनोप्थेलिन क्या हो गया, कलरलेस हो गया। फिर इट बिकम्स पिंक टू कलरलेस। फिनोप्थेलिन जो है फिर पिंक से कलरलेस हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि फिर वंस मोर हम बात बता रहे हैं कि जैसे कि एसिड बेस का सॉल्यूशन है, इसमें पहले फिनोप्थेलिन डाल देंगे तो एसिड के साथ तो फिनोप्थेलिन कलर है, लेकिन जो बेस था उसके साथ उसका कलर पिंक आ गया। तो जब रिएक्शन हुआ धीरे धीरे तो सॉल्ट बन गया, तो सॉल्ट बन गया तो फिर न्यूट्रल हो गया, फिर पिंक से वो कलरलेस हो जाता है। फिनोप्थेलिन पिंक से फिर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है फिनोप्थेलिन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फिनोप्थेलिन विथ एसिड एंड बेस। जैसे आप देखिएगा यहां पर अगर फिनोप्थेलिन का देख रहे हैं, ये एसिड है ये बेस है, एसिड बेस। यहां पर मान लीजिए कि ये फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन, ये फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन। तो बेस के साथ ये पिंक कलर देगा, एसिड के साथ ये कलरलेस रहता है। लेकिन जैसे मिलाए हम एसिड बेस को, एसिड प्लस बेस, तो ये जो था पिंक कलर था, पिंक पिंक, और एसिड को बेस के साथ मिला दिए तो न्यूट्रल हो गया, बिकम्स न्यूट्रलाइजेशन। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस एक साथ रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो चूंकि बेस के कारण ये पिंक हुआ था तो एसिड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल बन गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा कलरलेस, ये कलरलेस हो जाता है। अगेन इट बिकम्स कलरलेस। This is because acid and base cancel the effect of each other। ऐसा इसलिए होता है कि एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। This is what happens। This is because acid and base cancel the effect of each other। Certain substance which have no effect of any indicators। तो किसी भी इंडिकेटर का कोई सब्सटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। That is they are नाइदर एस्टिक नॉर बेसिक, वो ना ही एस्टिक है ना ही बेसिक है। अगर किसी भी इंडिकेटर का कोई पदार्थ पर अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो नाइदर एस्टिक है नॉर बेसिक है। तो दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट चेंज देयर कलर, वैसे पदार्थ जो अपने कलर को नहीं बदलते हैं एसिड और बेस के साथ, वैसे पदार्थ जो अपने कलर को नहीं बदलते हैं, डू नॉट चेंज देयर कलर इन एनी इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर को डालने पर वो अपने कलर की चेंज नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। वी से दैट सब्सटेंस एज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, एंड न्यूट्रल सब्सटेंस डू नॉट चेंज देयर कलर। तो जितने भी एसिड्स हैं, एसिड्स के पास हम लोग क्या देखें कि सारे एसिड्स में एक खास चीज होता है। खास क्या चीज होता है कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट। एसिड्स कितने कैसे टेस्ट होते हैं, सावर। सावर मतलब खट्टा। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सब्सटेंस व्हिच डू नॉट, द सब्सटेंस, ये पॉइंट, द सब्सटेंस which do not change their color, substance which do not change their color in any indicator, such substance are called neutral substance। any indicator, any way, किसी भी तरीके से, in any way, they are called neutral substance। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। they are called neutral substance। वैसे सब्सटेंस को न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। तो न्यूट्रल सब्सटेंस का अर्थ है कि किसी भी इंडिकेटर के प्रति उसकी कोई चेंजिंग नहीं होती रहती है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक अलग पॉइंट पर कि जिसका नाम है कि एसिड। एसिड क्या होता है,
तो डू यू नो एसिड, एसिड आप जब देखते हैं तो एसिड खाने में खट्टे लगते हैं। खट्टे लगते के साथ साथ एसिड आर सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट। एसिड, अब एसिड पर चलते हैं। दीज आर सार इन टेस्ट, सार इन टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे। और ये क्या करते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हो गया ऑरेंज, हो गया नींबू, हो गया आंवला, हो गया। सो मेनी सब्सटेंस आर सार इन टेस्ट, दैट मीन्स उसमें एसिड है। एसिड हैव सावर टेस्ट, दे टर्न, एसिड क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस को कैसा, पुराना इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो रेड कर देते हैं तो कुछ एसिड्स में जैसे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड कहाँ ऑब्टेन होता है, ये मिलता है आपके टार्मिन से। टार्मिन यू नो, टार्मिन का अर्थ है इमली से ये मिलता है टार्टरिक एसिड। साइट्रिक एसिड फ्रॉम साइट्रस फ्रूट, साइट्रिक एसिड ये मिलता है साइट्रस फ्रूट से। साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट, फ्रूट जैसे कि लेमन, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, दीज आर साइट्रस फ्रूट। साइट्रिक एसिड मिल गया। लैक्टिक एसिड कहां से मिला, लैक्टिक एसिड आपको मिला दही से। लैक्टिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम कर्ड, कर्ड से मिला। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये भी सब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल से मिलने वाले एसिड्स हैं, सब ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो टार्टरिक एसिड टार्मिन से मिला, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट से मिला, और ऑक्सैलिक एसिड ग्रेप से मिलता है, ग्रेप से भी मिल जाएगा आपको। और फॉर्मिक एसिड ये मिल जाएगा फॉर्मिक एंट से, रेड एंट से, रेड एंट, लाल चींटी जो देखते हैं, रेड एंट से आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। तो ये जो है ये एसिड्स है, लाल एंट से मिलने वाला फॉर्मिक एसिड मिलेगा। तो एसिड्स बहुत सारे पदार्थ से मिलते हैं। और तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे कि एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, एक होता है मिनरल एसिड्स। तो एसिड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, वन इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर इज मिनरल एसिड। एसिड there are two types of acids, there are two types of acid। तो पहला हो गया ऑर्गेनिक एसिड, एक हो गया ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा है आपका मिनरल एसिड, मिनरल। देखिए पहला ऑर्गेनिक एसिड है और दूसरा हो गया मिनरल एसिड। एक है मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। दीज आर, ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, दीज आर नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली ऑकरिंग एसिड, नेचुरली ऑकरिंग acids which are obtained from plants and animals। Naturally occurring acids which are obtained from plant and animal। तो ये जो है नेचुरली ऑर्गेनिक एसिड्स है जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है। दूसरा है मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड के बारे में हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, पहले ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में देखें। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में दे आर आइदर ऑफ प्लांट सोर्स और ऑफ एनिमल सोर्स। तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड में पहला अगर देखें तो फर्स्ट इज योर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है, इसका फार्मूला लिख दीजिएगा। इसका फार्मूला होता है COOH, जो कि हायर क्लास में आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। एसिटिक एसिड these are found in vinegar। Acetic acid, those acids, these are found
इन विनेगर, ये विनेगर में आपको मिलेगा। एसिटिक एसिड से फाउंड इन विनेगर। विनेगर क्या होता है, ये फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जैसे कि विनेगर डाला जाता है अचार में ताकि देर तक सड़े गले नहीं, विनेगर इसलिए फूड प्रिजर्वेटिव कहलाता है। विनेगर इट इज फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये जो है ये फूड को सड़ने गलने से बचाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। दे आर यूज्ड फॉर एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है, वो रेड एंट से मिलता है। और जब वो रेड एंट हम लोगों को स्टिंग करती है तो बहुत चुभन होता है, बहुत जलन होता है। तो फॉर्मिक एसिड दूसरा ऑर्गेनिक एसिड है फॉर्मिक एसिड। दूसरा हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है कि these acids are obtained from red ant। These acids are obtained from red ant। ये red ant से obtain होती है, found from red ant। और स्टिंग जो होता है इसका पेनफुल होता है, और पेनफुल होने के कारण पीछे क्या है, their sting is painful। their sting is painful। इनका स्टिंग जो होता है पेनफुल होता है, because red ant push formic acid to our skin। रेड एंट जो है वो फॉर्मिक एसिड को हमारे स्किन में डाल देती है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र हो जाता है HCOOH। यही फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज फॉर्मिक एसिड। इसको फिर से वंस देखेंगे, HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड जो होता है ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये रेड एंट में पाया जाता है ज्यादातर। जब वो स्टिंग करता है तो फॉर्मिक एसिड को हमारे स्किन में पेनिट्रेट करा देता है और हमारे स्किन में पेनफुल जलन जैसा होने लगता है। साइट्रिक एसिड इज ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड का काम क्या है, थर्ड इज योर साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड क्या करता है, साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट। इट इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट। ये साइट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट सच एज लेमन एंड ऑरेंज, such as lemon and orange। ये लेमन एंड ऑरेंज में भी प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। तो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स। अब अगले ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करेंगे तो जो हमारे दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। अब है ऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड, ये हो गया lactic acid is present in curd and sour milk। yes, मिल्क में भी प्रेजेंट है और कर्ड में भी प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड एंड सॉर मिल्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड लैक्टिक एसिड, बिकॉज लैक्टिक एसिड जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड ये आपको दूध और दही में मिलते हैं। तो दिस आर द वेरियस एसिड्स ये फाउंड होते हैं। तो लैक्टिक एसिड में मेनली फाउंड इन मिल्क। अब हम लोग चलेंगे टार्टरिक एसिड। दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वी आर डिस्कसिंग। ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड का पार्ट टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्या है, इज प्रेजेंट इन टार्मिंग। इट इज प्रेजेंट इन टार्मिंग। इट इज प्रेजेंट इन टार्मिंग। ये टार्मिंग में पाया जाता है। अनराइप ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कच्चा आम में। एस्कॉर्बिक एसिड कहां पाया जाएगा, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड में एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी बोलते हैं। It is also commonly known as vitamin C. It is commonly
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमनली नोन एज विटामिन सी। इट इज कॉमनली नोन एज विटामिन सी। ascorbic acid is present in amla. It is present in citrus fruit. ये साइट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच और अंगूर में ही पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड इट इज फाउंड इन स्पिनच। इट इज फाउंड इन स्पिनच। ये पालक के साग में पाया जाता है, स्पिनच। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट। स्पिनच मतलब पालक का साग, उसमें पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी एक खास बात है, उसको खाने पीने से ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी को ऑर्गेनिक एसिड्स खाने से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल। मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल। जितने भी एनिमल से मिलते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। एनिमल प्लांट ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल। यहां पर ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली occurring acids are weak acid। इसका अर्थ जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, दैट इज ऑल organic acids are naturally occurring। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सब प्राकृतिक रूप से में पाए जाते हैं। एंड दे आर ऑल वीक एसिड। ऑल सब के सब क्या हो जाएंगे? ये वीक एसिड्स हो जाएंगे। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ऑल आर नेचुरली ऑकरिंग एंड दे आर ऑल वीक एसिड। सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट। नॉट दिस ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू ईट। ऑर्गेनिक एसिड्स को खाने से कोई नुकसान नहीं है। सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे हेल्थ के लिए उतने ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, मतलब नुकसानदायक है ही नहीं। अब चलते हैं हम लोग एक अलग एसिड जो कि मिनरल एसिड कहते हैं। और मिनरल एसिड सामान्यतः स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक समय आएगा कि हम लोग बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है। तो मिनरल एसिड अब दूसरा है मिनरल एसिड। तो हम लोग एसिड को कितने भाग में अभी पढ़ रहे थे? पहला था ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, जो कि हमने कंप्लीट किया ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स। यहां पर एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स आर called minerals acids। Acid prepared from the minerals are called mineral acid। Mineral acids are man-made acid। Mineral acid क्या होते हैं? Mineral acid are man-made acid। Mineral acid क्या होते हैं? Man-made acid होते हैं। मिनरल एसिड्स को मैन मेड एसिड है। और मिनरल एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड लैबोरेटरी एसिड। मिनरल एसिड को लैबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड इन साइंस। लैबोरेटरी। ये साइंस लैबोरेटरी में इनका स्वागत होता है। इसलिए ये मिनरल एसिड्स को हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इसको मैन मेड एसिड कहते हैं, इसको लैबोरेटरी एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साइंस
डिपार्टमेंट में इनकी बहुत जरूरत होती है, साइंस के लैब में इनकी बहुत जरूरत होती है। तो मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स हम लोग पढ़ेंगे कि मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड, कॉमन मिनरल एसिड, मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स में पहला है HCl, दूसरा है H2SO4 और तीसरा आपका नाइट्रिक एसिड। तो these are the three mineral acids which we have to know. These are all strong acids. जितने भी मिनरल एसिड्स हैं ये आपके तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैं। तो अभी के क्लास में बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मिनरल एसिड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स को इंडिकेटर्स क्या है, वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स। अब हम लोग चलेंगे कि मिनरल एसिड के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं, आप देखिए एक चीज और है कि कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड एसिड वैसा एसिड होता है जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है। तो एसिड की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो तो वैसे एसिड्स को बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब वैसे एसिड में जिसमें पानी की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा अधिक हो तो उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड क्या है? तो इसमें क्या है कि द मिनरल एसिड इन विच, द मिनरल acid in which there is more acid and less water, more acid and less water। मान लीजिए 98% एसिड है और 2% क्या है, वाटर है। 98% एसिड और 2% वाटर, तो बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड है। तो मोर एसिड हो लेस वाटर हो तो कंसंट्रेटेड। एक होता है डिल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड जिसमें एसिड कम हो, दो in which there is least acid and more water, it is called डाइल्यूट एसिड, इसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। Those acids there is a least acid and more water, it is called dilute acid। ऐसे एसिड्स को हम लोग डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। तो अब बात है कि अगर ये जो है कंसंट्रेटेड एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपके त्वचा पर पड़ जाए ये आपको ज्यादा नुकसान कर देंगे। सो कंसंट्रेटेड एसिड्स आर मोर डेंजरस। और ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, पानी निकालने का काम करते हैं। कहीं भी पड़ जाएंगे वहां से पानी निकालने का काम करना शुरू कर देते हैं। तो H2SO4 हो गया कॉन्क, HNO3 हो गया कॉन्क। दीज स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नॉट सेफ फॉर आवर स्किन। ये हमारे त्वचा के लिए क्या है, सेफ नहीं है। वेयर डाइल्यूट उतना प्रभावी नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो जितने भी अब पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स पर हम लोग चल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अर्थ है ऑल इन ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑल all mineral acid are strong acid। और जितने भी हैं all organic acids, all organic acids are weak acid।
जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स उतने नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं नुकसानदायक होते हैं। तो वीक एसिड में H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, टार्ट्रिक इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, इसको कार्बोनिक एसिड, इसको हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, और जितने भी ऑर्गेनिक हैं टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। और यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो जो मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वे वीक एसिड है, वीक एसिड्स हैं। अब जो है आपके टॉपिक में वो पढ़ना है एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। एसिड रेन क्लास 7 का चैप्टर, क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 चल रहा है आपका, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब जो है अब पढ़ेंगे रेन, एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन, वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एसिड रेन टुडे। द रेन व्हिच कंटेन्स लार्ज लेवल ऑफ एसिड। अब रेन जिसमें लार्ज लेवल ऑफ एसिड होता है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। तो यहां पर बात करेंगे एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? तो रेन which consists of higher level of acid, the rain which consists of higher level of acid than normal is called acid rain। एक चीज और जानिए, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे ऊपर में पानी के साथ जब वर्षा नीचे गिरती है तो उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है। जैसे देखिए, हम जैसे भी जाते हैं तो ऊपर जो है, जैसे इसे लेवल में जाइएगा, यहाँ CO2 है और ऊपर से पानी आ रहा है तो पानी के साथ मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो पहले से ही कार्बोनिक एसिड गिरता है, तो कार्बोनिक एसिड के कारण एसिड रेन नहीं हो पाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। लेकिन और अदर गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वातावरण में, फास्फोरस के ऑक्साइड छोड़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये जो है अगर एक्सेस मात्रा में हमारे वायुमंडल में चल जाते हैं तो वाटर से कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो वो अदर जो मॉलिक्यूल्स सल्फर डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, वो स्पेस में जाते हैं, तो वहां से जब वर्षा के बूंद के साथ वो संपर्क में आते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देते हैं। इससे क्या होता है कि रेन वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के। तो रेन वाटर विच कंसिस्ट हायर लेवल ऑफ एसिड, ज्यादा मात्रा में एसिड कंटेन करे। तो ज्यादा मात्रा में क्या क्या हो गया, H2CO3, सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो बना देता है H2SO3। अब मान लीजिए कि NO2 अगर वाटर से रिएक्ट करता है H2O से, तो ये बना देता है HNO3। तो सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड। तो क्या कर रहा है कि जिस रेन में ज्यादा मात्रा में एसिड का लेवल हो, एसिड की मात्रा ज्यादा हो, तो वैसे रेन को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो ये हो गया आपका एसिड रेन का एसिड रेन। तो यहाँ एसिड रेन का यहीं पर एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड मिल करके आपको एसिड रेन का निर्माण करते हैं। तो एसिड रेन जो है वो बहुत सारा इसका हार्मफुल इफेक्ट है हमारे दैनिक जीवन में। देयर आर सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन की जो हार्मफुल इफेक्ट है, एसिड रेन मेक द वाटर ऑफ लेक एंड पोंड। देखिए फर्स्ट हार्मफुल
इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कौन सा हार्मफुल इफेक्ट है? तो इसमें सबसे हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन मेक्स, फर्स्ट एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ pond, river and lake एसिडिक। ये क्या बना देता है? उसको एसिडिक बना देता है, और एसिडिक बनाने के कारण उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका सर्वाइवल दुर्लभ हो जाता है, ड्यू टू विच fish and other aquatic animals have their survival problem, इनको रहने में प्रॉब्लम होने लगती है, इनको सर्वाइव करने में कठिनाइयां होने लगती है। और एसिड रेन क्या होता है कि पत्तियों के लीव्स को खा जाता है। एसिड रेन फीड ऑन द लीफ, एसिड रेन ईट द लीव्स ऑफ द ट्री, एसिड रेन जो है ट्री के लीफ को भी क्या करता है? ये खा जाता है। ईट द लीव्स ऑफ द ट्री ग्रेजुअली एंड बाय लूजिंग ट्री, जैसे कि पेड़ का पत्ती ही हट जाएगा तो ट्री क्या कर जाएगा? गायब कर जाएगा। एंड बाय लूजिंग लीव्स क्या हो जाएगा? ट्रीज विल डाई, पेड़ क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, पेड़ धीरे धीरे वो डाई अप कर जाएंगे। अब एसिड रेन डैमेज द मेटल स्ट्रक्चर, तो तीसरा चीज जंग को ही प्रभावित करता है। एसिड रेन डैमेज द मेटल्स, ये मेटल्स को डैमेज करते हैं। फोर्थ, एसिड रेन मोनूमेंट्स को भी डिकम्पोज कर रहे हैं। डैमेज द मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग, दिस ऑल्सो डैमेज द मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को भी डैमेज करते हैं। एसिड रेन का यही काम है कि मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग को डैमेज कर देते हैं। तो एसिड रेन कॉज एक्वेटिक एनिमल्स, क्रॉप, फिश, एनिमल, बहुत सबको ये हार्म पहुंचाता है, बिकॉज ये हमारे स्किन के साथ भी इरिटेशन वगैरह, जलन, ये सब उत्पन्न करता है। तो कहा जाता है कि फर्स्ट रेन वाटर में आपको स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? कि अगर आप फर्स्ट रेन वाटर में स्नान करते हैं तो वो एसिडिक होता है, वो ज्यादा जो है एसिड कंटेन करता है और उससे हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचती है। नाउ वी गो टू द बेसेस अपोजिट टू एसिड। अब है बेसेस। व्हाट आर बेसेस? हम लोग एसिड पढ़े, अब क्लास में पढ़ेंगे बेस। A substance which can neutralize acid. A substance which can neutralize acid. A substance which can neutralize acid and form salt. Can neutralize and form salt is called base. इसको बेस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एसिड है, अगर किसी चीज के साथ मिलके ये सॉल्ट बना देता है तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर बेस होगा। एसिड जब भी बेस के साथ मिलेगा तभी जाके आपका सॉल्ट का स्ट्रक्चर पूरा हो पाएगा, तभी जाके आपका सॉल्ट बन पाएगा। तो बेस जो होते हैं वो अपोजिट ऑफ एसिड्स। बेस जो टेस्ट में होते हैं, बेस जैसे एसिड के बारे में हमने कहा कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, उसी तरह से बेस के बारे में बोलेंगे हम लोग, बेस आर बीटर इन टेस्ट। जितने ही बेस होते हैं सारे के सारे बेस बीटर में टेस्ट में होते हैं। तो बेसेस के बारे में क्या लिखेंगे? बेसेस आर बीटर इन टेस्ट, ये होते हैं बीटर इन टेस्ट। बेस बीटर इन टेस्ट में होते हैं। बेस टर्न्स
ब्लू लिटमस को कैसे बदल देते हैं टू रेड। एस ब्लू लिटमस को बेस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। अब कुछ बेस के एग्जांपल हम बताएंगे। जितने में भी हाइड्रोक्साइड लगाओ सब समझिए बेस है। मतलब कि 99.9% ऑफ दीज आर बेस। जितने भी हाइड्रोक्साइड्स के से शुरू हो, जैसे पहला चीज सम ऑफ द बेसेस, सम एग्जांपल ऑफ बेसेस की बात करें तो सम एग्जांपल ऑफ बेसेस पे बात करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ बेसिस, जैसे बेसिस के एग्जांपल में पहला हो गया NaOH, तो ये हो गया, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या OH को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जहां भी हाइड्रोक्साइड लगा हुआ आइटम उसको आप बेस कह दीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर KOH है तो इसको बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा अगर बात करें CaOH होल ट्वाइस, ये जो हो गया ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर चौथा हो गया, जहां भी OH लगा है, जहां भी हाइड्रोक्साइड लगा है वो सब बेस समझिएगा। NH4OH, यहां पर हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और फिर हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिफ्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, सॉरी ये हो गया MgOH होल ट्वाइस। तो MgOH होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, सोडियम कार्बोनेट भी बेस है, लेकिन यहाँ OH नहीं लगा है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आगे लगा है, मेटल आगे लगा है तो वो बेस है। मेटल लगा है, सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, ये भी बेस हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी बेस हो गया। तो दीज आर बेसेस। और बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से जो बेस पानी में घुल जाए उसको अल्कली कहते हैं। दोज बेस सॉल्युबल इन वाटर, दोज बेस soluble in water are called alkalis। जो पानी में घुल जाए इनमें से तो उनको अल्कलीज बोलते हैं। Those base which are soluble in water is called alkalis। जो पानी में घुल जाते हैं बेस उनको अल्कलीज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों साबुन में पाए जाते हैं। फाउंड इन सोप, साबुन का एक हिस्सा होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये लाइम वाटर होता है। जब हम दीवार को पोचड़ा करते हैं तो लाइम वाटर होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ? लाइम वाटर में पाया जाता है, इसलिए कभी कभी इसको लाइम वाटर भी नाम दिया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है। ये विंडो क्लीनर के रूप में पाया जाता है अमोनिया सॉल्यूशन में। इसका यूज होता है विंडो क्लीनर के रूप में। इसको एंटासिड में यूज करते हैं जब पेट में ज्यादा हजम नहीं हो पाता है तो उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दूसरा नाम से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है कि वो एंटासिड का काम करता है। किसी तरह से हम अनडाइजेस्टेड हैं, खाना खाए हैं लेकिन खाना हमारा पचा नहीं, तो वैसे जगह पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड का काम करता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का एक पार्ट होता है, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट एक पार्ट होता है। तो ये हम लोग बेस के कुछ एग्जाम्पल और कहां पर ये अप्लाई है उसके बारे में पढ़े। जितने में भी हाइड्रोक्साइड लग जाए लिखा हो वो सब बेस समझिए। दीज आर ऑल बेसेस, ये सब बेस के बेस, ये बेस है और अच्छे हैं।
स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब हम लोग जिस तरह से एसिड पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरह से बेस भी दो तरह का होता है। मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे क्या है कि बेस दो तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो मेटल के बेस होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम मेटल हो गया, पोटासियम मेटल हो गया, इसमें OH लगा है हाइड्रोक्साइड, इसमें OH लगा है हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिस ऑफ मेटल जो मेटल से मिलके बना है, मेटल के मिल से मिलके बनता है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। दोज बेस which made from metal are strong base। सोडियम पोटासियम मेटल है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस क्या होता है? दोज बेस फ्रॉम नॉन मेटल, formed from non-metal। जो मेटल नॉन मेटल से मिलके बनता है उसको हम लोग कहते हैं वीक बेस। वैसे बेस जो नॉन मेटल से मिलके बनता है उसको वीक बेस कहते हैं। जैसे और वैसे भी कुछ बेस की नाम बताएंगे कि वीक बेस, ऐसे कुछ आप टर्म याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस है। ध्यान से कुछ बेस को आप बाय हार्ट कर लेंगे। सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेस। ये सब कैसे बेस हैं? वीक बेस हैं। जितने भी बेस हुए ये सब वीक हैं। अब मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब हम लोग चलेंगे कुछ डिफरेंसेस पर। राइट फ्यू डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड का पहला डिफरेंस क्या है कि एसिड इज सावर इन टेस्ट। एसिड कैसे टेस्ट में होते हैं? दीज आर सावर इन टेस्ट। बेस कैसे होते हैं? बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। अब चलते हैं, एसिड्स आर नॉट सॉपी टू टच। छूने में साबुन जैसे नहीं होते हैं। एसिड्स आर नॉट सॉपी टू टच, बेसेस आर सॉपी टू टच। बेस में छूने पर साबुन जैसा आता है ऐसा। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जबकि बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस हम लोग पढ़ेंगे अभी कि राइट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब देखिएगा इस पॉइंट्स को। राइट फ्यू डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। राइट three difference between acid and base. Write three basic difference between acid and base। एसिड और बेस में डिफरेंस लिखना है। यहाँ एसिड है, यहाँ बेस है। एसिड और बेस में डिफरेंस लिखना है। तो एसिड हैव सावर टेस्ट। पहला क्या है? एसिड हैव सावर टेस्ट। एसिड का टेस्ट सावर होता है। बेस हैव बीटर टेस्ट। इसमें क्या होता है? बेस हैव बीटर टेस्ट। बेस का टेस्ट बीटर होता है। एसिड आर नॉट सॉपी टू टच। एसिड आर नॉट सोपी टू टच। एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच। बेसेस आर सोपी टू टच। तीसरा हो गया एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। Acid turns blue
लिटमस रेड, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस टर्न्स रेड लिटमस, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू, बेस रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है। तो दिस वाज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अब हम लोग कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करेंगे कि व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंस। राइट दिस, वी विल डिस्कस व्हाट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि जो ना एसिड से रिएक्ट करे ना बेस से रिएक्ट करे, वैसे सब्सटेंस ना ही वो एसिड से रिएक्ट करते हैं ना ही वो बेस से रिएक्ट करते हैं, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। तो न्यूट्रल सब्सटेंस नाइदर एसिडिक होते हैं नॉर बेसिक होते हैं। अब चलते हैं हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस की ओर। व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंस? Neutral substances are those substances which are neither acidic nor basic. Neutral substance. Heading neutral. Neutral substance. Substance. Neutral substance. These are those substances. These are those substances which are neither acidic nor basic, ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। दो सब्सटेंस नाइदर एसिड और नॉर बेसिक इन नेचर, इसको बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर, पानी का पीने का जो शुद्ध पानी है हमारा, जो हम शुद्ध पानी पीते हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। एग्जाम्पल में हो गया प्योर वाटर। प्योर वाटर कैसा मिलेगा? डिस्टिल्ड वाटर, और यू कैन राइट हियर डिस्टिल्ड वाटर। पानी जो उबालने के बाद, जो डिस्टिलेशन के बाद मिलता है, पानी को उबालते हैं, भाप बनता है, उसको कंडेंस करते हैं, तो वो डिस्टिल्ड वाटर हो गया। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर केस कॉमन सॉल्ट, जो खाने वाला नमक हम लोग लेते हैं, कॉमन सॉल्ट, ये न्यूट्रल सब्सटेंस, इसका फार्मूला NaCl होता है। केन शुगर, ये भी जो है ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। तो न्यूट्रल सब्सटेंस ग्लूकोज इज आल्सो ए न्यूट्रल सब्सटेंस, यू शुड नो। ग्लूकोज का फार्मूला भी लिख लीजिएगा, काम करेगा आगे। C6H12O6 इज ग्लूकोज। केन शुगर का C12H22O11, इसको कभी कभी चीनी कह देते हैं और इसको कभी कभी ग्लूकोज कह देते हैं। ये ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज का और चीनी ये भी न्यूट्रल सब्सटेंस के तहत आते हैं। ग्लूकोज एंड चीनी बोथ कम्स अंडर न्यूट्रल सब्सटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंड व्हाट इज सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो देख लीजिए, न्यूट्रल सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। अब हम आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट, द रिएक्शन in which acid and base react to form salt and water, The reaction in which acid and base react to form salt and water is called neutralization reaction. Is called neutralization reaction. इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सब जब भी एसिड, जैसे कि यहाँ पर देखिए एसिड है और बेस है, वो रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट,
सॉल्ट प्लस वाटर का बनना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें एसिड का, तो हमारा HCl एसिड होता है, NaOH बेस होता है, बनता है NaCl प्लस H2O। देखिए ये एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किस चीज का बनना जरूरी है? देयर इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। वाटर भी इसमें बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या बोलेंगे? सोडियम। बोले जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा हो वो समझिए बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर शुरू में हाइड्रोजन लगा हो समझिए एसिड है। अगर शुरू में हाइड्रोजन दिखाई दे तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉमन सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, और प्लस ये हो गया वाटर, और क्या बना? वाटर बन गया। तो these are the neutralization reaction in which acid react with base to form salt and water. In case of neutralization reaction, note point में लिखेगा, in case of neutralization reaction, some heat is always released, and it is exothermic reaction, released। तो कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, तो जिस भी रिएक्शंस में हीट रिलीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं हीट इज ऑलवेज इवॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह के एसिड बेस से हमारा रिएक्शन हो रहा है, किस तरह का एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड किस तरह का है, बेस किस तरह का है, उस आधार पर डिपेंड्स विच एसिड, किस तरह का एसिड और किस तरह का बेस। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रहेगा तो उसी हिसाब से सॉल्ट वाटर बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वाटर बनेगा बहुत जबरदस्त। तो किस तरह का एसिड बेस है उस आधार पर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो दिस reaction depends on type of acid, and base। किस तरह का एसिड है और किस तरह का बेस है। मान लीजिए कि अगर देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बना जो सॉल्ट बना प्लस वाटर बना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें ज्यादा हीट निकलेगा। अगर मान लीजिए कि किसी तरह से वीक एसिड रहता, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहता, तो सॉल्ट बनता लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि NaCl है, उतना हीट नहीं निकलता कि जितना कि स्ट्रॉन्ग वाला में निकला है। तो किस तरह का एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, उसी हिसाब से उसका हीट रिलीज होता है। तो इसी तरह से इसका हीट रिलीज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रत्येक दिन कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वी फेस एवरीडे, किस तरह के उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम प्रतिदिन दैनिक जीवन में फेस करते हैं, मतलब हाउ डू वी फेस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हम लोग न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन न्यूट्रलाइजेशन की बात हम लोग करेंगे। तो पहला इनडाइजेशन, फर्स्ट है आपका इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमारा खाना पचता नहीं है। क्या होता है कि एक्सेस मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट से निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें खट्टा ढेकार आता है। तो इस प्रक्रिया को हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। जब हम उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो हमारा भोजन कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता है और कभी कभी आवश्यकता से अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट से निकल जाता है। तो वैसे केस में हमें खट्टा ढेकार आता है, धुआंटू ढेकार आता है और वैसे केस में अपच की शिकायत होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या है, चूंकि एसिड को हमको न्यूट्रल करना है, हमारे स्टोमैक से एसिड निकल रहा है, उसको न्यूट्रल करना है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, इन ऑर्डर, अगर मान लीजिए कि आवर स्टोमैक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्टोमैक
प्रोड्यूसेस HCl। हमारा स्टोमैक क्या प्रोड्यूस करता है? HCl। एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड helps in the digestion of food। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमैक, हमारे विदाउट हार्मिंग आर स्टोमैक, ये हमारे पेट को नुकसान कराए बिना ही हमारे डाइजेशन को मदद करता है। एंड ड्यू टू रिलीज, अब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग खाना आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। जब खाना हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो यही HCl जो लिमिट में निकलता था वो बहुत ज्यादा निकल गया। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी eating more and more HCl is released from our stomach called hyperacidity, ये हाइपर एसिडिटी का बुलावा, हाइपर एसिडिटी। और इससे जो होता है हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए, ये जो है पेट में पेन देता है, तो हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग एक टैबलेट यूज करते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड होता है। तो टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी we use milk of magnesia tablet। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं MgOH होल ट्वाइस। ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, जहां हाइड्रोक्साइड लगता है वो बेस हो गया, HCl एसिड है, उसके साथ मिलकर उसको न्यूट्रल कर देता है और हमारा हाइपर एसिडिटी कंट्रोल हो जाता है। तो कभी कभी ये जो होता है दूसरा एंटासिड मतलब मिल्क ऑफ एसिडिटी, अगर आपके शरीर में हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए हमको एंटासिड टैबलेट लेना पड़ता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है? जो बेस होगा वो एंटासिड टैबलेट है, वो एंटासिड। वी कैन ऑल्सो यूज बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एंटासिड, सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी क्या है? एंटासिड है, ये भी हमारे एसिडिटी को दूर करेगा। तो दैनिक जीवन में हम बेस का उपयोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ है। पहला तो हमारे इंडाइजेशन में है, जहां हमारे डाइजेशन संबंधी समस्या होती है वहां पर अगर मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं कि नहीं चाहते हुए भी कुछ अधिक ले लेते हैं, तो उस केस में हमारा पेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है। तो वो ज्यादा खाने पर ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ज्यादा डाइजेशन करनी होगा तो ऐसे केस में हमारा बहुत सारा खाना पच नहीं पाता है और HCl ज्यादा बनने से हमारे शरीर के अंदर हाइपर एसिडिटी बन जाती है। और इस हाइपर एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं। तो एंटासिड टैबलेट जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ये सब हमारे एंटासिड टैबलेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं क्या? एंट स्टिंग। जब चींटी काटती है तो वहां पर भी हमको इसका एप्लीकेशन मिलता है। बेकिंग सोडा ले लें, चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का टैबलेट ले लें, चाहे लाइम वाटर लगा दें, तो वहां पर भी आपका ये काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कहां पर न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। मान लीजिए कि हम लोग पेड़ पर बैठे हैं, एंट स्टिंग, तो पहले वाली लाल चींटी को आप देखे होंगे कि कैसी होती है लाल चींटी। थोड़ा सा बैठ जाइएगा, पूरा लहरा के छोड़ देता है, पूरा हाथ हो पैर हो। तो एंटासिड में क्या होता है? एंट स्टिंग में जब आपको चींटी काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है और फॉर्मिक एसिड इज पुश्ड इन द स्किन, और ये फॉर्मिक एसिड जो है हमारे त्वचा तक ठेला जाता है। त्वचा में ठेलने के बाद उसमें पेन उत्पन्न हो जाता है। क्या पेन उत्पन्न होता है? और पेन से रिलीज पाने के लिए देखिए यहाँ पर बच्चों, ये एसिड है फॉर्मिक एसिड। कौन छोड़ता है फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड देती है रेड एंट। कौन देता है? रेड एंट। ये स्टिंग, एंट स्टिंग मतलब खासकर लाल चींटी, रेड एंट, ये फॉर्मिक एसिड देती है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? एसिड है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे बेस। जैसे चूना हो गया, चूना लगा देंगे तो दर्द हमारा ठीक हो जाता है।
तो ऐसे केसेस में मिल्ड बेस हम लोग यूज कर देते हैं, जैसे जहां पर पर्सन इन्फेक्टेड है तो यहाँ पर बेस का एक न्यूट्रलाइजेशन में काम है, तो यहाँ पर कोई भी मिल्ड बेस यूज कर सकते हैं। मिल्ड बेस में लगा सकते हैं लाइम वाटर, चूना पानी आप लोग यूज कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, लाइम वाटर यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा हम यूज कर सकते हैं। ये बेकिंग सोडा जो बेस होगा बेकिंग सोडा, तो एंड टेस्टिंग में कहा बेस यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होगा। जो भी चींटी हमें काटेगी रेड हैंड, वो फॉर्मिक एसिड उत्पन्न करती है और फॉर्मिक एसिड जैसे हमारे त्वचा में जाता है तो वहां लहर उत्पन्न होने लगता है, और उस लहर को दूर करने के लिए हम लोग मिल्ड बेस का प्रयोग करते हैं, और मिल्ड बेस मिलते ही ये एसिड न्यूट्रल हो जाता है। दोनों मिलकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल, और एसिड के प्रभाव को कम कर देता है। तो ये है हमारा एंड टेस्टिंग। अब तीसरा है कि हमारी मिट्टी भी दो तरह की होती है, एक एसिडिक मिट्टी हो जाती है, कहीं हो जाती है बेसिक मिट्टी और कहीं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो ठीक है, उसमें हम लोग को एसिड बेस डालने की जरूरत नहीं है, और जो मिट्टी बेसिक है वहां पर एसिड डाला जाता है ताकि कुछ न्यूट्रल हो, और जो मिट्टी बेसिक है वहां पर हम लोग डालते हैं एसिड। When soil is too acidic, अब इन सॉइल, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल ट्रीटमेंट। थर्ड है इसका, पहला था आपका क्या, इंडाइजेशन, दूसरा एंड टेस्टिंग, और तीसरा सॉइल ट्रीटमेंट। ये पॉइंट है सॉइल ट्रीटमेंट का बच्चों। तो सॉइल ट्रीटमेंट में अगर पॉइंट नहीं देते हैं तो खाली हेडिंग दे देना है सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल ट्रीटमेंट में when the soil is not too acidic, फर्स्ट कंडीशन ए है, when the soil is not too acidic, जब मिट्टी हमारा बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं हो तो एसिडिक, इट इज ट्रीटेड विथ बेस। जब when soil is not too acidic, it is treated with base as quick lime or slaked lime। तो टू एसिडिक नहीं हो तो इसको क्या से ट्रीट करते हैं, when soil is not too acidic, चाहे when the soil is too acidic, we have written not too acidic, here you should write when the soil is too acidic, it is treated ज्यादा एसिडिक है तो ज्यादा एसिडिक को कम करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, जैसे CaOH द होल ट्वाइस डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, या डाल देंगे आपको क्विक लाइम डाल देंगे, स्लेकेड लाइम डाल देंगे। क्विक लाइम इज एडेड, वहां पर ज्यादा हम लोग बेसिक चीज डाल देंगे ताकि उसकी एसिडिटी कम हो जाए। सोइल जहां ज्यादा एसिडिक है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वहां ज्यादा बेस डाल देंगे ताकि मिट्टी एसिडिक से बेस में कन्वर्ट कर जाए। अब जहां पर ये होता है और जहां पर बेसिक होता है मिट्टी, वहां पर एसिडिक डाल दिया जाता है कि उसकी इफेक्ट को कम कर दे। सॉइल ट्रीटमेंट में यही है। अब फैक्ट्री वेस्ट के बारे में बात करेंगे। फोर्थ है फैक्ट्री वेस्ट की बात अगर करें तो क्या होता है कि द एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट शुड बी treated, acidic factory waste should be treated with basic substance, acidic factory waste should be treated with basic substance to neutralize them before discharging, बिना डिस्चार्जिंग के ऐसे किया जाता है। देखिए बच्चों, हमने पहले बताया सॉइल ट्रीटमेंट में, तो इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि सॉइल में कभी कभी एसिडिक होता है तो उसको बेसिक से ट्रीट करते हैं, सॉइल कभी कभी बेसिक होगा उसको एसिड केमिकल से ट्रीट करते हैं, और ये चीज होना जरूरी है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। फैक्ट्री वेस्ट में कभी कभी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा एसिडिक चीज निकलते हैं और उन एसिडिक चीजों को कम करने के लिए हम लोग बेसिक चीज मिलाते हैं। हम लोग डिस्चार्ज करते हैं बेसिक इनटू वाटर बॉडीज, न्यूट्रलाइज विथ बिफोर डिस्चार्जिंग, न्यूट्रलाइज विथ बेसिक थिंग बिफोर डिस्चार्जिंग। तो ये हो गया हमारा फैक्ट्री वेस्ट। अब हम लोग चलेंगे यहां पर न्यूट्रलाइजेशन, मतलब अब हम लोग चलते हैं सॉल्ट के बारे में। व्हाट इज सॉल्ट?
सॉल्ट भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। सॉल्ट क्या है अब हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्ट व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन। सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे एसिड हो गया आपका HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस हो गया इसमें NaOH। बेस क्या हो गया? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनेगा क्या? NaCl प्लस H2O। मतलब एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट और पानी बनता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं। देखिए NaOH ये हो गया बेस। NaOH क्या है? OH जहां लगा रहे वहां बेस समझिएगा। शुरू में हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है H2SO4, एसिड हो गया तो ये बन जाएगा यहां भी सॉल्ट। ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस वाटर, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। मतलब कि एसिड बेस रिएक्ट करके जब भी बनाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि NaOH एक तरह का बेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। ये केमिकल सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इधर वाला ये सॉल्ट है, इधर जो बना है ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है और प्लस वाटर है। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं। द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए ये सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जो सोडियम क्लोराइड है, आप देखेंगे सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर, तो ये किसका सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, इसको क्लोराइड बोलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है ये, सल्फेट बोलेंगे। कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है, कार्बोनेट कहेंगे। CO3 का जो सॉल्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। SO4 का जो एसिड होगा उसको क्या बोलेंगे? सल्फेट। क्लोराइड का जो सॉल्ट होगा वो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। SO4 का सल्फेट, CO3 का क्लोराइड। ये सब फैमिली ऑफ सॉल्ट है। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर ये पॉइंट नोटिस कीजिएगा कि सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड सल्फेट, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लोराइड। जैसे देखिएगा सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लोराइड। मतलब कॉल्ड क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। जहां पर HCl यूज हो सॉल्ट बनाने के लिए वो सॉल्ट क्लोराइड कहेगा। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 जहां पर लगा हो उसको बोलेंगे सल्फेट। इसको उस सॉल्ट को सल्फेट कहते हैं। सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 is called कार्बोनेट। सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को कार्बोनेट कहते हैं। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड नाइट्रेट। ये सब एकदम याद कर लेंगे। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज नाइट्रेट। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज नाइट्रेट। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट। सॉल्ट ऑफ एस्टिक एसिड को बोलते हैं एसीटेट। सॉल्ट ऑफ एस्टिक एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसीटेट। जैसे देखिए यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट बन गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना सॉल्ट क्या? NaCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। देखिए यहां पर NaOH है और यहां पर H2SO4 डाल दिए, तो ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है, तो क्या कहलाएगा? सल्फेट। इसको क्या कहेंगे बच्चों? सल्फेट। ये हो गया Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2O। ये सल्फ्यूरिक एसिड का है तो सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है तो क्लोराइड। दोनों तरफ एक मूलक रहना चाहिए, एक ग्रुप रहना चाहिए। अब सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड NaOH
प्लस HNO3, तो ये क्या हो गया आपका, हो गया NaNO3, ये हो गया नाइट्रिक एसिड को क्या कहें हम लोग, नाइट्रेट, प्लस H2O। कार्बोनिक एसिड को NaOH अगर यूज करें और यहाँ पर H2CO3 दे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O, ये हो गया कार्बोनेट। तो दिस ऑल थिंग्स, हाँ सबका अलग अलग अपना फैमिली के आधार पर नाम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट सल्फेट, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट, CO3 वाला कार्बोनेट, NO3 वाला नाइट्रेट, सल्फेट वाला सल्फेट। अब सॉल्ट, अब यहाँ पर सॉल्ट के टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के टाइप पर चल रहे हैं हम लोग, सॉल्ट का टाइप कितना है ये हम लोग विचार करेंगे। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में ये आपके 7th क्लास का एसिड बेस सॉल्ट चल रहा है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट, देयर आर 3 different types of salt। सॉल्ट 3 डिफरेंट टाइप, तो 3 डिफरेंट टाइप में पहला हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। फर्स्ट इज योर न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड इज योर एसिडिक सॉल्ट, थर्ड इज योर बेसिक सॉल्ट। एक हो गया एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो पहले विचार करेंगे हम न्यूट्रल सॉल्ट। व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट क्या है? सॉल्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। तो जो सॉल्ट बन के आता है उसका 3 डिफरेंट टाइप है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। अभी जिस सॉल्ट को पढ़ रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है कि द सॉल्ट विच फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। those salt which upon dissolving in water forms neutral solution, it is called न्यूट्रल सॉल्ट। वैसे सॉल्ट जो पानी में घुलने के बाद उनका सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे, मतलब उसके पीएच, उसके लिटमस पेपर डालने पर उस पर ना लाल दिखाई दे ना नीला दिखाई दे, तो समझिए कि वो न्यूट्रल सॉल्ट है। तो न्यूट्रल सॉल्ट जैसे NaCl, सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल का अर्थ क्या होता है कि ना एसिड का प्रभाव ना बेस का प्रभाव। ऐसे सॉल्ट में अगर आप लिटमस पेपर की जांच करते हैं तो लिटमस पेपर अप्रभावित होगा। तो लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है, लिटमस पेपर इज unaffected in this solution। इस सॉल्यूशन पर लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर विल नॉट गिव एनी टेस्ट, और लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है कि एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का ये कॉम्बिनेशन है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH पहले पढ़े, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl। इससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। वो कौन सा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इन दोनों को मिलने से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट में क्या नहीं मिलेगा आपको? लिटमस जांच नहीं मिलेगा, क्योंकि लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्ट। सेकंड इज योर एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या है? एसिडिक सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो सॉल्ट विच फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर। दोज सॉल्ट विच फॉर्म्स एसिडिक सॉल्यूशन
upon dissolving in water is called एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का अर्थ है कि वैसा सॉल्ट जिसको पानी में डालने पर सोल्यूशन एसिडिक हो जाए। जैसा ऐसा कौन सा सॉल्ट आप देखिए है, तो ऐसा सॉल्ट है सोल्यूशन को एसिड में बनाने वाला, जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो अमोनियम सॉल्ट जो है ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, तो वीक बेस का सॉल्ट हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में ये बनता है NH4OH से और एसिड इसका होता है स्ट्रॉन्ग। तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ है। तो इन दोनों के ये क्या है, ये वीक बेस है, वीक बेस, और ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जहां भी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, वीक बेस रहेगा, उसका सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। और जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस टर्न्स, ब्लू लिटमस को किसमें बदल देगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। आई बात समझ में। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से एसिडिक सॉल्ट बनता है। एसिडिक सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होता है एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्ट का एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस मिलाने पर रेड हो जाता है। तो ये था एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस मिलाने पर रेड हो जाता है। और तीसरा जो है सॉल्ट विच फॉर्म्स बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट हो गया हम लोग का बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक सॉल्ट के बारे में। एसिडिक सॉल्ट अब है बेसिक सॉल्ट। तो ये बेसिक सॉल्ट क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है, फॉर्म फ्रॉम बेसिक सॉल्यूशन डिजॉल्विंग इन वाटर, बेसिक सॉल्यूशन डिजॉल्विंग इन द सॉल्ट विच फॉर्म्स बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन डिजॉल्विंग इन वाटर, डिजॉल्विंग इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन बेसिक हो। बेसिक मतलब इसका अर्थ होता है कि इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू कर देता है। अगर सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन बनाता है तो जो सॉल्ट से बेसिक सॉल्यूशन बनता है उसका एसिड वीक होता है। तो बनता कैसे है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिएगा बच्चों यहां ध्यान से, अगर एसिडिक सॉल्यूशन बनाना होता हमको तो यहां स्ट्रॉन्ग एसिड लेते और यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते और यहां पर वीक बेस लेते। यहां स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है हमको तो यहां पर वीक एसिड लिए, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना होता, एसिडिक सॉल्ट बनाना होता, एसिडिक सॉल्ट के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता, वीक बेस होता। बेसिक सॉल्ट के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा। तो यहां पर जो आपको बनेगा ये बनेगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। एक कॉमन हम बात बता रहे हैं, जैसे यहां पर याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों मिलेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। अब दूसरा कंडीशन में अगर मान लीजिए वीक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिला, देखिए क्या स्ट्रॉन्ग है, पार्ट देखिए कौन स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। और तीसरा देखिए आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक बेस। तो कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम इसकी बात करें बेसिक सॉल्यूशन का, तो ये बेसिक सॉल्यूशन में वीक एसिड डाल देते हैं। तो देखिए वीक एसिड CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डाल दिए इसमें, तो हमारा बेसिक सॉल्ट कैसा बनेगा, ये बेस है तो बन गया CH3COONA प्लस H2O। तो देखिए सोडियम एसीटेट क्या है, ये बेसिक सॉल्ट हो गया। तो बेसिक सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिडिक सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और न्यूट्रल सॉल्ट में दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके ये तैयार होगा। तो आज हम जो है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के को एकदम फिनिश कर चुके हैं। आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल फ्रॉम वरुण सिंह आई।